दिस इज कमलेश आहूजा सर की केमिस्ट्री क्लास। आज हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड में हाइड्रोकार्बन से एल्काइल हैलाइड किस तरह से बनाते हैं। हाइड्रोकार्बन का मतलब एल्केन, स्पेशली एल्केन से। ठीक है, वैसे तो एल्कीन और एल्केन की रिएक्शन भी हम यहाँ डिस्कस करेंगे, पर मेनली हमारे सिलेबस में 12 के सिलेबस में एल्केन टू एल्काइल हैलाइड का प्रिपरेशन है। तो ये एल्केन हो गया RH, और RH में एल्केन में जो ये हाइड्रोजन एटम है, इस हाइड्रोजन एटम की जगह X आ जाता है जब हम X2 से रिएक्शन कराते हैं। और ये जो X2 है, बेसिकली ये हो गया F2 Cl2 Br2 I2, और इनकी जो रिएक्टिविटी है वो लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होती है। इनकी जो रिएक्टिविटी है बेटा, ये रिएक्टिविटी लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होती है। F2 मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल है और सारे पीरियोडिक टेबल के अंदर। अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल कौन सा है, तो वो F2 है। F2 की जो रिएक्शंस होती है वो एक्सप्लोसिव रिएक्शन होती है, और I2 की स्लो रिएक्शंस होती है। और ये F2 Cl2 Br2 I2 का जो डिक्रीजिंग ऑर्डर है, यानी सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव है वो F2 है, और उससे कम Cl2, उससे कम Br2। ठीक है, और अगर आपको इसका रीजन पता करना है कि why F2 is most reactive and I2 is the least reactive halogen, तो आप पी ब्लॉक में हेलोजन फैमिली में मैंने इसको अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। पूरा 1 क्लास में मैंने इसके रिएक्टिविटी ऑर्डर्स को डिस्कस किया है। ठीक है, तो ये इनऑर्डिक का कंसेप्ट है। अगर आपको इसको पता करना है कि आपको अगर ये क्यूरियोसिटी है कि why F2 is more reactive and I2 is least reactive, या ये ऑर्डर कैसे आया, तो इसको आप हेलोजन फैमिली में रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन वाले टॉपिक में देखो। और जिन स्टूडेंट ने पी ब्लॉक अच्छे से पढ़ रखा है तो उनको तो मालूम ही है। ठीक है, अब RH में क्या हो जाता है। अब जैसे यहां पर हमने लिया F2 बेटा, तो RFHF, ठीक है ना, एल्केन F2, तो ये रिएक्शन डार्क में होती है बेटा। और अगर हम RH को Cl2 से रिएक्शन कराएं तो ये सनलाइट की प्रेजेंस में होती है। किसकी प्रेजेंस में होती है? सनलाइट। और सनलाइट की प्रेजेंस में होती है और RCl प्लस HCl बन जाता है। और ये RH Br2, इसको हीट करना पड़ता है, और ये डार्क में होती है बेटा, तो ये बन जाता है RBr HBr। और RI का रिएक्शन को टेम्परेचर और ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा, यानी आयोडीनेशन के अंदर जो हीटिंग है वो ब्रोमिनेशन से ज्यादा करना पड़ता है। और जो ये आयोडीनेशन रिएक्शन है, ठीक है, ये जो आयोडीनेशन रिएक्शन है वो क्या होगा? रिवर्सिबल रिएक्शन भी है, स्लो एंड रिवर्सिबल। तो फर्स्ट इज फ्लोरिनेशन, जो डार्क में हो जाता है। एल्केन का जो क्लोरीनेशन है वो सनलाइट में होता है। ये ध्यान रखना, एल्केन का क्लोरीनेशन सनलाइट में होता है, एल्केन का क्लोरीनेशन डार्क में नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि सनलाइट से इसको एनर्जी मिलती है, बॉन्ड इसका सनलाइट विजिबल, ये जो सनलाइट है, तो इस सनलाइट का बेटा जो एनर्जी है, ये एनर्जी ही इस बॉन्ड को ब्रेक करता है। ये सनलाइट जो है वो इस सनलाइट की जो एनर्जी है वो इस क्लोरीन के बॉन्ड को ब्रेक करता है, और फिर वो रिएक्शन में एंटर करता है। और F2 की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बहुत कम होती है, जो नॉर्मल टेम्परेचर पर ही ब्रेक हो जाता है, यानी इसको एडिशनल एनर्जी की जरूरत नहीं है। यानी जो रूम टेम्परेचर होता है 20 से 30 डिग्री के बीच में, उसमें ही ये बॉन्ड टूट जाता है, तो एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं चाहिए। तो यहाँ सनलाइट नहीं चाहिए एक्स्ट्रा, या सनलाइट एक्स्ट्रा चाहिए, यहाँ और ज्यादा हीट चाहिए, यहाँ हीट चाहिए, और यहाँ और ज्यादा हीट चाहिए। अब क्वेश्चन ये है कि ना, नंबर 1 फर्स्ट इज फ्लोरिनेशन, सेकंड इज क्लोरीनेशन, थर्ड इज ब्रोमिनेशन, फोर्थ इज आयोडीनेशन। अब इस आयोडीनेशन ये जो आयोडीनेशन है वो बेटा रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो आयोडीनेशन रिवर्सिबल रिएक्शन इसीलिए है क्योंकि यहां पर ये जो HI है वो गुड रिड्यूसिंग एजेंट है। HI इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक, ये भी हम पी ब्लॉक एलिमेंट में जब HF HCl SBr HI डिस्कस किया था,
तो पी ब्लॉक एलिमेंट में हेलोजन फैमिली में ये क्वेश्चन आता है कि व्हाई HI इज गुड रिड्यूसिंग एजेंट। तो HI गुड रिड्यूसिंग एजेंट है। अब ये HI क्या करता है, ये HI इस RI को RH में रिड्यूस कर देता है। ठीक है, तो इस HI ने इस RI को क्या किया, रिडक्शन किया। देखो इसमें आयोडीन की जगह हाइड्रोजन आ गया, तो किसी में भी हाइड्रोजन जुड़ेगा तो उसका रिडक्शन हुआ। जैसे मैंने आप में हाइड्रोजन जोड़ दिया तो आपका हो गया रिडक्शन। जोड़ने वाला कौन, औजासर, तो औजासर हो गया रिड्यूसिंग एजेंट। तो अगर मैं किसी में हाइड्रोजन जोड़ता हूं, औजासर किसी के अंदर हाइड्रोजन जोड़ते हैं, तो जिसके अंदर वो हाइड्रोजन जोड़ेंगे उसका रिडक्शन हो गया। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, मैंने आपके अंदर हाइड्रोजन ऐड कर दिया, आपको हाइड्रोजन दे दी, तो आपका क्या हुआ, रिडक्शन। किसने किया, मैंने किया, तो मैं रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। इसी तरह से HI ने RI का RH में, HI ने RI का RH में रिडक्शन कर दिया, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है। इसकी ये रिड्यूसिंग एजेंट की जो प्रॉपर्टी है उसकी वजह से आयोडीनेशन रिवर्सिबल होते हैं। मोस्टली आयोडीनेशन, जब कोई भी आयोडीनेशन रिएक्शन हो और उसमें बाय प्रोडक्ट HI बनता हो, ये ध्यान रखना, तो वो सारी रिएक्शन रिवर्सिबल होगी। ये कॉमन पॉइंट माइंड में ध्यान रखो। मैंने क्या कहा, कोई भी रिएक्शन है जिसमें बाय प्रोडक्ट अगर HI बन गया तो वो रिवर्सिबल होगी, क्योंकि वो जो बाय प्रोडक्ट HI है वो वापस जो हमारा मेन प्रोडक्ट है उसका रिडक्शन कर देती है। जो HI है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, वो इस मेन प्रोडक्ट का रिडक्शन वापस रिएक्टेंट में कर देगी। तो अगर हमको इसकी रिवर्सिबिलिटी तोड़नी है तो हमको HI को खत्म करना पड़ेगा। अगर ये HI है तो ये रिवर्सिबल होगी। अगर ये HI में जैसे ही HI बने और हटा लूं, जैसे ही HI बना और मैंने हटा लिया, जैसे ही HI बना मैंने हटा लिया, तो रिएक्शन इरिवर्सिबल हो जाएगी और इसका अमाउंट बढ़ने लग जाएगा, क्योंकि ये रिवर्स जाना बंद हो गया। तो हम क्या करते हैं, जो आयोडीनेशन रिएक्शन है वो HiO3 की प्रेजेंस में करते हैं। तो जब ये रिवर्सिबल आयोडीनेशन जो है, इसकी रिवर्सिबिलिटी को तोड़ने के लिए हम HiO3 यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, HiO3। अब क्वेश्चन आता है कि HiO3 ऐसा क्या करता है कि HiO3 ऐसा क्या करता है कि रिएक्शन की रिवर्सिबिलिटी टूटती है। तो HiO3 जो है, ये HiO3 बहुत तेजी से HI से रिएक्ट करता है, यानी ये HiO3 HI को कंज्यूम करता है। कैसे करता है, ये HiO3 की प्रेजेंस में जब रिएक्शन हो रहा है, HiO3 की प्रेजेंस में जब ये रिएक्शन बेटा हो रहा है, तो जो बाय प्रोडक्ट HI है, जो बाय प्रोडक्ट HI है बेटा, ये बाय प्रोडक्ट HI जो है वो ठीक है इस तरह से रिएक्शन करता है। तो हुआ क्या बेटा, हुआ ये कि HiO3 5HI 3H2O I2। तो जैसे ही ये रिएक्शन हुआ, अब ये HI जैसे ही बना, तो ये HI इस HI पर कौन अटैक कर जाता है, इस HI पर ये HiO3 अटैक कर जाता है। तो जब ये HiO3 इस HI पे अटैक कर जाएगा तो फिर ये रिवर्सिबिलिटी नहीं रहेगी, क्योंकि ये HI बचा ही नहीं तो ये से रिएक्ट करेगा ही नहीं। तो क्या हुआ, कहने का मतलब ये हुआ बेटा कि HiO3 ने क्या किया, HI को खत्म किया, उस नब्ज को या उस रीजन को ही खत्म कर दिया, उस रीजन मॉलिक्यूल को ही खत्म कर दिया जिसकी वजह से रिएक्शन रिवर्स जा रही थी। ठीक है, तो अब हमारे को इसमें डबल बेनिफिट हुआ। एक तो क्या हुआ, HI निकलने से क्या हुआ, रिएक्शन इरिवर्सिबल हो गई, तो इसकी प्रोडक्ट यील्ड बढ़ गई, और साथ में HiO3 ने जो ये प्रोडक्ट क्या दिया, I2, और ये I2 क्या है, हमारा प्रोडक्ट है। ये I2 क्या है, ये I2 इस रिएक्शन का तो प्रोडक्ट है,
इस रिएक्शन का तो प्रोडक्ट है, लेकिन आयोडीनेशन का क्या हो गया, रिएक्टेंट हो गया। तो एक तरह से क्या हुआ, HiO3 एक तरह से डबल काम कर रहा है। HI को, इस प्रॉब्लम मॉलिक्यूल को, इस प्रॉब्लमेटिक मॉलिक्यूल को, ठीक है, इस प्रॉब्लम देने वाले मॉलिक्यूल को तो खत्म कर रहा है और उसकी जगह I2 प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये I2 इसे रिएक्ट करके इसमें कन्वर्ट होता जाएगा, यानी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी। तो एक साथ डबल काम हो रहा है, HI खत्म हो रहा है, ये भी बेनिफिट है रिएक्शन के लिए, और I2 बन रहा है तो ये भी रिएक्शन के लिए बेनिफिट है, क्योंकि I2 इज द रिएक्टेंट ऑफ दिस रिएक्शन, रिएक्टेंट ऑफ आयोडीनेशन। तो आयोडीनेशन में I2 का बनना बेनिफिशियल है, क्योंकि I2 ये है, तो ये और ज्यादा से ज्यादा ये I2 बनेगा। तो अगर ये I2 एक्स्ट्रा I2 आ गया तो एक्स्ट्रा रिएक्शन करेगा, एक्स्ट्रा प्रोडक्ट बनेगा। और HiO3 ने HI को खत्म किया। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों आयोडीनेशन जो होता है, वो रिवर्सिबल होता है, HI की रिड्यूसिंग नेचर की वजह से। अब वाई आयोडीनेशन अंडरगोस इन प्रेजेंस ऑफ HiO3। तो HiO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, HiO3 HI को कंज्यूम करके और उसको खत्म करता है, उसको ऑक्सीडाइज करता है HI को, और इस वजह से HiO3 रिएक्शन को इरिवर्सिबल बना देता है, या रिएक्शन की रिवर्सिबिलिटी को तोड़ देता है। और फिर HiO3 आयोडीन प्रोड्यूस करता है, जो रिएक्शन का रिएक्टेंट है, मेन रिएक्शन का रिएक्टेंट है, आयोडीनेशन का रिएक्टेंट है। अब यहाँ पर हम मेनली हमारे सिलेबस के अंदर क्लोरीनेशन है, क्योंकि क्लोरीनेशन जो होते हैं वो सनलाइट की प्रेजेंस में, या ये जो अभी विजिबल रीजन में जो रेडिएशन है उनसे हो जाता है। तो CH4, जैसे हम CH4 की बात करें बेटा, CH4 Cl2 CH3Cl प्लस HCl, CH4 Cl2 CH3Cl प्लस HCl, ये हो गया क्लोरीनेशन। लेकिन ये जब तक आप सनलाइट में एक्सपोज नहीं करोगे बेटा, प्रोडक्ट नहीं बनेगा, ठीक है। तो CH4 प्लस Cl2 सनलाइट मिथाइल क्लोराइड NaCl। लेकिन अगर हम यहां पर Cl2 को एक्सिस में ले लिया बेटा, क्या किया, Cl2 को हमने एक्सिस में ले लिया, तो ये रिएक्शन आगे बढ़ने लग जाती है। Cl2 और अब देखो, और Cl2 आ गया, HNO आ गया, तो ये Cl2 और ये रिएक्ट करके क्या बना लेंगे, CH2Cl2 प्लस HCl। और अगर आगे और रिएक्शन हो गया लाइट की प्रेजेंस में, तो ये बन गया HCl। और अगर और भी मिल गया तो कुल मिला के ये हो जाएगा फाइनल प्रोडक्ट, कहां जाकर रुकेगा, CCl4 पर। तो जो मीथेन में ये 4 ही हाइड्रोजन एटम है, मीथेन के अंदर बेटा ये 4 ही जो हाइड्रोजन एटम हैं, ये 4 ही एक एक करके क्लोरीन से सब्स्टिट्यूट होते जाते हैं। अगर क्लोरीन एक्सिस में ली हुई है तो यहां पर क्या होता है, देखो 2 तरह की रिएक्शन होती है। अगर हमने Cl2 लिमिटेड लिया है, अगर हमने Cl2 क्या लिया है, Cl2 लिमिटेड लिया है, और CH4 और Cl2 का 1:1 का रेशो लिया है, तो मेजर प्रोडक्ट ये बन जाता है। लेकिन अगर हमने CH4 के साथ Cl2 लिया और सनलाइट की प्रेजेंस में काफी देर तक रख दिया ऑन स्टैंडिंग, तो फाइनल प्रोडक्ट आप ये लिखोगे। तो देखो क्वेश्चन किस तरह से पूछा हुआ है, इस पे डिपेंड करता है, ठीक है। कि अगर आपको बोल दिया कि CH4 और Cl2, ठीक है, CH4 और Cl2 का 1:1 रेशो लेके और रिएक्शन कराई, तो मेजर प्रोडक्ट CH3Cl। लेकिन CH4 और Cl2 एक्सिस में ले लिया, या 1:4 ले लिया, 1:5 ले लिया, वो फिर उसके बाद कोई मतलब नहीं है। यानी हमने Cl2 एक्सिस में ले रखा है, Cl2 ज्यादा ले रखा है, तो CCl4 बनेगा, ठीक है। लास्ट प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट देखो, यहां पर भी और यहां पर भी दोनों ही रिएक्शन में कुछ अमाउंट में क्लोरोफॉर्म, CH2Cl2 और ये दोनों मिक्सचर में, हाँ ये दोनों तो होंगे ही, ठीक है ना। ये इन दोनों रिएक्शन में, इस रिएक्शन में क्लियर करूं, इस रिएक्शन में कुछ अमाउंट में
कुछ अमाउंट में CH2Cl2 भी होगा, CHCl3 भी होगा, CCl4 भी होगा। ये तीनों भी होंगे इसके साथ, लेकिन ये बहुत कम होंगे, इसीलिए हम इसको इग्नोर करते हैं और लिखते हैं मेजर प्रोडक्ट। इसी तरह से भी हो सकता है CCl4 में के अंदर कुछ अमाउंट में ये हो, तो उसको हम इग्नोर करते हैं क्योंकि इनका कंसंट्रेशन कम होगा। जब ये एक्सिस में है तो सारा का सारा CH4 CCl4 में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और ये जब लिमिटेड है तो Cl2 आगे रिएक्ट करने के लिए बचता ही नहीं है, तो मेजर प्रोडक्ट ये बन जाता है। तो आप इस चीज को कंफ्यूज मत करो बेटा, आप तो सीधा ये समझो कि है ना CH4, जब CH4 के साथ Cl2 लिमिटेड है, 1:1 प्रोपोर्शन में है, तो CH3Cl मेजर प्रोडक्ट, और हम मेजर प्रोडक्ट ही पूछते हैं और मेजर प्रोडक्ट ही लिखते हैं। और अगर CH4 के साथ एक्सेस ऑफ Cl2 है तो CCl4, ठीक है। क्योंकि अगर आप इन छोटी छोटी चीजों में अंदर उलझते हो, मैं बार बार बोलता हूं, तो आप अपने आप को ही कंफ्यूज करते हो और नेगेटिव एनर्जी में जाते हो, और फिर आपकी प्रोडक्टिविटी इतनी नहीं आएगी, यानी रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। अब इसमें क्या होता है, जैसे हमने CH3Cl लिया, CH3 और इसमें हमने लिमिटेड अमाउंट में Cl2 लिया, तो हमारे अभी 12th NCERT बुक में या बोर्ड बुक में, चाहे वो किसी भी बोर्ड, कोई भी, ठीक है, मैं NCERT बार बार बोलता हूं, लेकिन कोई भी बोर्ड बुक हो उसमें मोर एंड लेस कंटेंट बिल्कुल सेम है, खाली थोड़ा प्रेजेंटेशन डिफरेंट हो जाता है, कुछ एग्जांपल डिफरेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो CH3 CH2Cl हमारे बोर्ड बुक में 12 के अंदर नीट जेई में ये मोनोक्लोरिनेशन ही है जनरली, यानी एक लिमिटेड 1:1 लिया, मिथाइल क्लोराइड इथाइल क्लोराइड बन गया, इथेन से इथाइल क्लोराइड बन गया, तो इथाइल से इथाइल क्लोराइड, इथेन से इथाइल क्लोराइड बन गया ये, ठीक है। तो ये इथेन है और इथेन टू इथाइल क्लोराइड, क्लोरोइथेन। चलो बेटा अब आगे डिस्कस करते हैं। अब देखो यहाँ पर ये जो रिएक्शन है, बेसिकली ये फ्री रेडिकल एडिशन है। बेसिकली ये क्या है, फ्री रेडिकल एडिशन है। तो इसका जो मैकेनिज्म है वो है, पहले है फर्स्ट स्टेप होती है चेन, इसका जो मैकेनिज्म है तो चेन इनिशिएशन, फर्स्ट स्टेप होती है इसकी चेन इनिशिएशन। चेन इनिशिएशन में क्या होता है, यानी मैं क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन एक्सप्लेन कर रहा हूं, जो आप 11th में भी पढ़ चुके हो बेटा, मैं बार बार बोलता हूं 11th में पढ़ चुके हो, और 11th के बच्चों को बोलता हूं, अगर आपने 11th बिगाड़ दी तो आगे आपको प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि 11th चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स हो, चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हो, 11th लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है, जहां आप साइंस सब्जेक्ट सीख रहे हो। मैं साइंस के बच्चों के लिए बोल रहा हूं, अगर आपने इनिशियल लर्निंग ही गलत की, इनिशियल बेसिक कंसेप्ट ही आपके क्लियर नहीं है, ठीक है, इंग्लिश की ग्रामर ही आपकी अच्छी नहीं है, तो आप कभी भी करेक्ट सेंटेंस नहीं बना पाओगे। तो 11th एक तरह से साइंस की ग्रामर है, PCM हो चाहे PCB, अगर आपने वहां मिस्टेक कर दी तो आप होप नहीं कर सकते हो अपने किसी भी कॉम्पिटिटिव में अच्छे रिजल्ट की। तो इसीलिए अगर आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए, आपको अच्छा परसेंटेज चाहिए, तो आपको सबसे पहले अपने 11th के सब्जेक्ट को, 11th के कंटेंट को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, ठीक है, जो कि कर सकते हो आप। तो ये बन जाएगा बेटा, यह होमोलिटिक क्लीवेज होता है। क्या होता है, होमोलिटिक क्लीवेज। तो ये होमोलिटिक क्लीवेज क्या होता है, अब इस होमोलिटिक क्लीवेज में क्या होता है कि जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो जब सनलाइट के रेडिएशन इस पर आते हैं, सनलाइट के इस पर रेडिएशन आते हैं, तो ये बॉन्ड टूट जाता है। बिल्कुल मैंने सही लिखा है, ये जब होमोलिटिक क्लीवेज होता है तो हाफ हेडेड एरो से इसी तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, और यहां पर ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, तो ये Cl2 है, इसमें ये बॉन्ड पेयर है, बॉन्ड पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर, ये क्लोरीन फ्री रेडिकल हो गया, ये होमोलिटिक क्लीवेज हो गया, ये सिमेट्रिकल क्लीवेज हो गया। जैसे हम HCl की बात करेंगे, तो HCl में अगर आपने आयनाइजेशन U किया तो बॉन्ड पेयर पूरा क्लोरीन लेके चला गया, आयन बन गए, ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन थे वो क्लोरीन पर शिफ्ट हो गए, नेगेटिव आ गया क्लोरीन पर, ये हो गया हेटेरोलिटिक क्लीवेज, अनसिमेट्रिकल क्लीवेज। इसमें ये क्लीवेज में बॉन्ड यू गया, यानी ये बॉन्ड पेयर पूरा का पूरा इस पे शिफ्ट हुआ, तो ये अनसिमेट्रिकल क्लीवेज है,
हेट्रोलिटिक क्लीवेज है, इससे आइंस बनेंगे, और होमोलिटिक क्लीवेज से न्यूट्रल स्पीशीज बनेगी, ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये अनपेड इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि ये दोनों पेड इलेक्ट्रॉन थे, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास, यानी एक तरह से वापस क्लोरीन एटम बन गया। लेकिन हम इसको क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड क्लोरीन फ्री रेडिकल। इट इज कॉल्ड क्लोरीन फ्री रेडिकल, ठीक है। तो फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन, यानी क्लोरीन ये फ्री रेडिकल बन गया। जैसे क्या होता है बेटा, देखो जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे ये CH4 है, ठीक है। अब CH4 में ये न्यूट्रल स्पीशीज है, ठीक है। अब अगर इस CH4 में यहां पर ये चारों बॉन्ड है, हर बॉन्ड में 2-2 इलेक्ट्रॉन है, और अब अगर यहाँ होमोलिटिक क्लीवेज हो रहा है, यानी बॉन्ड टूट रहा है, और बॉन्ड टूटते समय बॉन्ड में जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं, एक इलेक्ट्रॉन इसका इसके पास, इसका इसके पास, ईमानदारी के साथ ये एक दूसरे से सेपरेट हुए, क्योंकि जब बॉन्ड बना था तो कार्बन ये जब बॉन्ड बना था तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन कार्बन ने एक अपना इलेक्ट्रॉन रखा था, हाइड्रोजन ने एक अपना इलेक्ट्रॉन रखा था, ठीक है। तो बॉन्ड टूटा, ठीक है, बॉन्ड टूटा तो दोनों ने अपना अपना इलेक्ट्रॉन लिया और अलग हो गए, ठीक है। तो ये हो गया होमोलिटिक क्लीवेज। और अब इसमें कोई चार्ज नहीं आएगा, क्योंकि न तो यहाँ इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ न लॉस हुआ बॉन्ड टूटते वक्त, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया। तो अब ये हाइड्रोजन रेडिकल बन गया, ये कार्बन फ्री रेडिकल बन गया। तो जब इस तरह की न्यूट्रल स्पीशीज बनती है तब हम इनको क्या बोलते हैं? फ्री रेडिकल। और फ्री रेडिकल कब बनते हैं? फ्री रेडिकल होमोलिटिक क्लीवेज से बनते हैं। और अगर किसी रिएक्शन के अंदर फ्री रेडिकल बन रहे हैं बेटा, किसी भी रिएक्शन के अंदर अगर फ्री रेडिकल बन रहे हैं, समझो बेटा, तो उनको बोलते हैं फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। अब वो फ्री रेडिकल एडिशन भी हो सकता है, वो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन भी हो सकता है, ठीक है। जैसे यहां पर है अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। अभी सब्स्टिट्यूशन का मतलब भी समझा रहा हूं मैं, 2 मिनट रुको, ठीक है। यानी अभी आ ही रहा है वो। तो अब क्या हुआ, चेन इनिशिएशन स्टेट में स्टार्टिंग में जो यहाँ पर Cl2 से क्लोरीन फ्री रेडिकल बन गए। क्या बन गए? अब चेन प्रोपोगेशन होगा, चेन प्रोपोगेशन। तो चेन प्रोपोगेशन में क्या होता है बेटा, देखो, प्रोपोगेशन, चेन प्रोपोगेशन, ये P है बेटा, प्रोपोगेशन यानी आगे बढ़ना, बात को बहुत आगे ले जाना। तो देखो यहां पर चेन प्रोपोगेशन में क्या होता है, जो ये जो ये CH4 है, मैंने अभी बताया CH4 और क्लोरीन रेडिकल का रिएक्शन होता है, और CH4 और क्लोरीन रेडिकल का रिएक्शन होता है तो कार्बन फ्री रेडिकल बनता है और HCl आ जाता है, जो अभी मैंने बताया था। इसका एक हाइड्रोजन यानी यहां पर क्या हुआ, यहां पर यह हुआ कि जो अगर इस रिएक्शन को मैं हम अंडरस्टैंड करें तो ये क्लोरीन रेडिकल है, ये क्लोरीन रेडिकल है। तो इसने क्या किया, इसने ये किया कि इस हाइड्रोजन को लेके और ये HCl बना दिया, और ये इलेक्ट्रॉन जो रेड डॉट है वो इसके, ये कार्बन फ्री रेडिकल बन गया। अब ये फ्री रेडिकल हाईली अनस्टेबल होते हैं, एक तो इन पे अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं और इनकी वैलेंसी इनकम्प्लीट है। ये अपनी तेजी से वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए किसी दूसरे एटम से, मॉलिक्यूल से बहुत फास्ट रिएक्ट करते हैं। तो अब क्या हुआ, इसकी जो सेकंड स्टेप होती है बेटा, इसकी जो सेकंड स्टेप होती है वो मिथाइल फ्री रेडिकल वापस एक क्लोरीन मॉलिक्यूल से रिएक्ट करके CH3Cl बना लेता है और क्लोरीन फ्री रेडिकल बन जाता है। तो CH3Cl2, और यहां पर ये क्या हो गया, ये देखो बेटा, हुआ ये कि ये CH3 रेडिकल और ये CH3Cl बन गया, और ये वाला जो क्लोरीन एटम, ये वाला, ये देखो, ये क्लोरीन फ्री रेडिकल अलग हो गया, ठीक है। तो इस तरह से ये इसकी स्टेप्स हो गई। तो यहां पर हम अब ये जो क्लोरीन रेडिकल बन गया, ये क्लोरीन रेडिकल अब क्या करेगा, ये क्लोरीन रेडिकल वापस नए CH4 को पकड़ेगा, ये क्लोरीन रेडिकल वापस नए CH4 को पकड़ेगा और इसे करेगा। तो ये साइकिल चलता ही रहेगा, क्योंकि
क्लोरीन रेडिकल बना, ये क्लोरीन रेडिकल ने वापस न्यू CH4 मॉलिक्यूल को पकड़ा, ये रिएक्शन हुआ, वापस बना, फिर ये क्लोरीन रेडिकल वापस न्यू CH4 को पकड़ेगा, तो ये रिएक्शन कंटिन्यूअस होती रहेगी, ये रिएक्शन कंटिन्यूअस होती रहेगी जब तक कि CH4 है। फिर एक पॉइंट आएगा जब चेन टर्मिनेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चेन टर्मिनेशन। अब ये जो चेन टर्मिनेशन है, अब जो ये चेन टर्मिनेशन है, इस चेन टर्मिनेशन पर क्या होगा? इस चेन टर्मिनेशन पर जो लास्ट में बचा है वो रिएक्ट कर जाएगा। ठीक है, जैसे कहीं जीवन हो रहा है, कहीं डिनर हो रहा है, मेरे कहने का मतलब ये है, कहीं लंच हो रहा है, ठीक है, और लोग बाग लगातार फूड कंज्यूम कर रहे हैं, गेस्ट आ रहे हैं, फूड कंज्यूम कर रहे हैं, फूड, तो जो लोग, बहुत लोग ऐसे होते हैं जो बहुत लेट आते हैं, ठीक है, लेट आते हैं, मतलब उस समय वो चीज टर्मिनाई यानी डिनर या लंच जिस समय टर्मिनल पोजीशन पे होता है, यानी अब खत्म होने वाला होता है, तो उस समय भी कुछ गेस्ट आते हैं। अब उस समय क्या होता है कि उन गेस्ट को ऑप्शन बहुत कम मिलते हैं, क्योंकि जो बचा हुआ है वही खाने को मिलेगा। ठीक है, अगर उसमें कुछ डिश ऐसी है जो गेस्ट को ज्यादा पसंद आ रही थी तो वो पहले खा गए वो, ठीक है, कहीं मलाई बर्फी पड़ी है और लोग सारी मलाई बर्फी खा गए, और जो लेट गेस्ट आए तो अब उनको वो मलाई बर्फी नहीं मिलेगी क्योंकि वो कंज्यूम हो चुकी है। तो मैंने क्या कहा, टर्मिनेशन पर क्या होता है, जो बचा है वो रिएक्ट करेगा, यानी गेस्ट जो बहुत लेट आए हैं, जब डिनर या लंच टर्मिनल पॉइंट पर है, तो उस समय जो फूड, जो डिशेस अवेलेबल है वही कंज्यूम हो पाएगी, जो नहीं है वो कैसे हो पाएगी। तो अब ये हो सकता है कि फाइनली क्या हुआ, जब ये रिएक्शन होती गई और लास्ट में मान लो 2 क्लोरीन रेडिकल रह गए, ठीक है, अब इन दोनों क्लोरीन रेडिकल ने देखा मीथेन तो है ही नहीं, CH4 तो है ही नहीं, हम किससे रिएक्ट करेंगे? सही बात है, वो किससे रिएक्ट करेंगे? तो वो ये क्लोरीन रेडिकल आपस में बोलेंगे अब कुछ है ही नहीं, अपन दोनों ही आपस में रिएक्ट करके बॉन्ड बना लेते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि लास्ट में 2 मिथाइल रेडिकल रह जाए, बस 2 मिथाइल रेडिकल बचे रह गए और दोनों मिथाइल रेडिकल इधर उधर देख रहे हैं, क्लोरीन रेडिकल क्लोरीन रेडिकल क्लोरीन रेडिकल है ही नहीं, दोनों मिथाइल बोलेंगे अब अपन क्या करें, तो दोनों मिथाइल बोलेंगे चलो हम दोनों मिलकर बॉन्ड बना लेते हैं। तो चेन टर्मिनल, तो यहां पर आपसे कभी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जैसे क्वेश्चन ये पूछ लिया कि जब CH4 प्लस Cl2 का फ्री रेडिकल एडिशन होता है तो इसके चेन टर्मिनेशन की पॉसिबिलिटीज क्या है? तो इसके चेन टर्मिनेशन की पॉसिबिलिटीज 2 है, या तो चेन टर्मिनेशन में जब रिएक्शन फाइनल हो रही होगी, ठीक है, तो या तो क्लोरीन रेडिकल आपस में कंबाइन करके Cl2 बनाएंगे, अगर क्लोरीन रेडिकल बच गए हैं और दूसरे मिथाइल रेडिकल या मीथेन नहीं है तो, या फिर 2 इथाइल रेडिकल आपस में कंबाइन करके इथेन बना देंगे। तो CH4 Cl2 CH3 Cl HCl, तो इसमें इथेन प्रोडक्ट बन सकता है क्या? तो आप लिखोगे यस, इथेन प्रोडक्ट बन सकता है, वो चेन टर्मिनेशन में बनेगा जो बहुत ही माइन्यूट होगा, बहुत ही माइन्यूट होगा। तो ये तो था फ्री रेडिकल एडिशन का फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन का मैकेनिज्म। क्योंकि सब्स्टिट्यूशन हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें आपने क्या देखा, H की जगह हेलोजन सब्स्टिट्यूट हुआ, ठीक है ना, H हटा और उसकी जगह कौन सब्स्टिट्यूट हुआ? H हटा और H की जगह कौन सब्स्टिट्यूट हुआ? X सब्स्टिट्यूट हुआ, इसीलिए इसको हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। और H की जगह X आया तो हेलोजन का सब्स्टिट्यूशन हुआ है यहाँ पर। तो ये तो हुआ बेटा इसका मैकेनिज्म। अब आप एक चीज ध्यान रखो जो मैंने बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी पढ़ा रखी है, स्पेशली मैंने 12th के ऑर्गेनिक स्टार्ट करने से पहले बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी चैप्टर 12th के बच्चों को कहा है पढ़ने को, और मैंने वीडियो भी डाले बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देने का रीजन ही ये था कि ताकि मैं चैप्टर स्टार्ट करूं तो आपको प्रॉब्लम नहीं आए, ठीक है। तो वो बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला जो चैप्टर है वो मैंने डिटेल में नहीं बना के एक तरह से जीओसी को थोड़ा शॉर्ट में डिस्कस किया है। तो जीओसी मेरी 2 है, एक जीओसी जो डिटेल में है, ठीक है, और एक जीओसी जो खाली बेसिक कंसेप्ट है, ताकि आप 12th की जब केमिस्ट्री स्टार्ट करें तो पहले बेसिक
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के वीडियोस अच्छे से देख लें, उनकी क्लासें अच्छे से अटेंड कर लें। उससे क्या होगा कि आपको ये छोटी मोटी चीजें प्रॉब्लम नहीं देगी और ऑर्गेनिक में कंफर्ट फील करोगे। ध्यान दो बेटा, अब इसमें फ्री रेडिकल बन गया। अब ये हमेशा ध्यान रखो, वो जो स्टेबल फ्री रेडिकल होंगे वो जल्दी बनेंगे। स्टेबल फ्री रेडिकल कौन से होते हैं? जैसे यहां पर देखो हमारे पास अब CH4, ये देखो बेटा CH3 CH3 इथेन है। तो इथेन से बनने वाला फ्री रेडिकल कौन सा है? एक मिनट, मैं एक कॉमन बढ़िया एग्जांपल ले लेता हूं दूसरा, जिससे सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे आपके। अब जैसे यहां पर ये है CH3 CH CH3 CH2 CH3। इस मॉलिक्यूल को हम क्या बोलते हैं? बताओ, इस मॉलिक्यूल का नाम सोचो क्या है? अगर आप देखो क्या है इसमें, कॉमन नेम की बात कर रहा हूं, IUPAC के नहीं, क्योंकि कॉमन नेम मैंने कहा ना अप टू 5 कार्बन के आने चाहिए। CH पे 2 CH3 होते हैं तो आइसो 1 2 3 4 5 कार्बन है, 5 कार्बन का एल्केन है जिसमें आइसो ग्रुप है, तो ये आइसोपेंटेन हो गया। ये क्या हो गया? आइसोपेंटेन हो गया। अब मैं अगर आइसोपेंटेन की बात करूं तो आइसोपेंटेन में टाइप ऑफ हाइड्रोजन कौन से हो गए? टाइप ऑफ हाइड्रोजन देखो बेटा, टाइप ऑफ हाइड्रोजन कौन सा हो गया? टाइप ऑफ हाइड्रोजन, तो पहले दिए टाइप ऑफ कार्बन, तो ये 1 डिग्री कार्बन, ये 3 डिग्री कार्बन, ये 1 डिग्री कार्बन, ये 2 डिग्री कार्बन और ये 1 डिग्री कार्बन। पहले तो ये कार्बन समझ में आने चाहिए। जब एक कार्बन इस कार्बन के साथ डायरेक्ट 3 कार्बन बॉन्डेड है तो इसको 3 डिग्री कार्बन बोलेंगे। इस कार्बन के साथ डायरेक्टली 2 कार्बन बॉन्डेड है तो 2 डिग्री, इसके साथ 1 है तो 1 डिग्री, इस कार्बन के साथ डायरेक्टली कितने कार्बन बॉन्डेड है? 1, तो 1 डिग्री। तो ये तो मैं 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, यानी 1 डिग्री कार्बन को हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी। 2 डिग्री कार्बन को हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी। 3 डिग्री कार्बन को हम क्या बोलते हैं? टर्सरी। 4 डिग्री कार्बन जो कि इसमें नहीं है अभी, क्वाटरनरी। ठीक है ना? मैं शायद एल्काइल हैलाइड की सेकंड क्लास में 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री डिस्कस कर चुका हूं, बिल्कुल कर चुका हूं। ठीक है, अब जो ये हाइड्रोजन है, ये वाले जो हाइड्रोजन है, जो 1 डिग्री कार्बन के साथ जुड़े हुए हाइड्रोजन है, इन हाइड्रोजन को हम 1 डिग्री हाइड्रोजन कहेंगे। इन हाइड्रोजन को हम क्या बोलेंगे? 1 डिग्री हाइड्रोजन। दीज आर 1 डिग्री हाइड्रोजन। ये 3 डिग्री हाइड्रोजन, ये 2 डिग्री हाइड्रोजन, ये 2 डिग्री हाइड्रोजन, ये 1 डिग्री हाइड्रोजन, ये 1 डिग्री हाइड्रोजन, ये 1 डिग्री हाइड्रोजन। तो आप देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसमें इस मॉलिक्यूल में 9 1 डिग्री H एटम है। 9 1 डिग्री H एटम है। और ये देखो ये दोनों, तो 2 डिग्री H एटम है ये दोनों। और इसमें एक जो हाइड्रोजन है, इसमें ये जो एक जो हाइड्रोजन है ये है 1 जो है वो 3 डिग्री H एटम है। 1 डिग्री H एटम कितने हैं? 9। 1 डिग्री H एटम्स कितने हैं? 9। 3 डिग्री H एटम्स कितने हैं? 2 एटम्स। और 3 डिग्री H एटम्स कितने हैं? 1 एटम। ये है बेटा, ये 3 डिग्री H एटम। हमेशा ध्यान रखो बेटा,
और 4 डिग्री हाइड्रोजन कभी नहीं हो सकता, वो तो फिर कार्बन की वैलेंसी 5 कर जाओगे आप, ठीक है। 4 डिग्री हाइड्रोजन पॉसिबल नहीं है। 4 डिग्री, अब ये CH4 है, ये वाला सॉरी ये नियोपेंटेन, ये रहा नियोपेंटेन, इस मॉलिक्यूल को नियोपेंटेन बोलते हैं। और ये कार्बन जो है, दिस कार्बन इज 4 डिग्री कार्बन, तो क्या इस कार्बन पर हाइड्रोजन आ सकता है क्या? पॉसिबल ही नहीं, ठीक है, क्योंकि इस कार्बन के साथ, इस कार्बन की चारों वैलेंसी कार्बन के साथ सेटिस्फाई है। तो हमेशा ध्यान रखो 4 डिग्री हाइड्रोजन तो कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता। अब इसमें आप रिएक्टिविटी ऑर्डर जो होता है 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, रिएक्टिविटी ऑर्डर जो होता है 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, तो टर्सरी H एटम, सेकेंडरी H एटम और प्राइमरी H एटम, तो रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है, रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है। अब क्यों होती है उसका रीजन आप बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मेरे चैप्टर में देखो, मैंने क्लियर कर रखा है वहां, ठीक है ना। क्योंकि अगर मैं बहुत सारी चीजें ऐसी आएंगी बेटा ड्यूरिंग द रिएक्शन जो मैं चैप्टर के अंदर डिस्कस नहीं कर पाऊंगा, रीजन ये है कि उसको डिस्कस करने का मतलब हम आउट ट्रैक चले जाएं, यानी हम फ्री रेडिकल मैकेनिज्म्स की डिटेल में चले जाएं, ठीक है। तो उतना डिटेल अभी ड्यूरिंग चैप्टर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फिर तो एक चैप्टर को पढ़ाने के लिए पूरी ऑर्गेनिक वापस रिवाइज हो जाएगी, पूरी ऑर्गेनिक, ठीक है। तो बेसिक चीजें ही बता पाऊंगा मैं, इसीलिए आपको बार बार कह रहा हूं कि है ना 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर आपने स्टार्ट कर रखी है और ठीक है, लेकिन उसमें अगर आपने पहले, अगर आपको जीओसी नहीं आती है तो स्टॉप, पहले जीओसी करो, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। जब तक आपको इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस, टाइप ऑफ रिएक्शन, न्यूक्लियोफाइल क्या है, इलेक्ट्रोफाइल क्या है, कार्बन फ्री रेडिकल्स क्या है, कार्बोनियम आयन क्या है, कार्बेनाइंस क्या है, इनके रिएक्टिविटी ऑर्डर्स के कंसेप्ट क्या हैं, ठीक है, किन कंडीशन में फ्री रेडिकल रिएक्शन होती है, किन कंडीशन में आयनिक रिएक्शन होती है, ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो वहां पर ही क्लियर होंगे आपके, ठीक है। वो ग्रामर है ऑर्गेनिक की, ठीक है, तो ध्यान दो। अब इसका मतलब क्या हो गया, अगर आपको ये मॉलिक्यूल दे रखा है आइसोपेंटेन, तो आइसोपेंटेन, अब आपको ये दे रखा है और पूछा कि मोस्ट रिएक्टिव हाइड्रोजन एटम कौन है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में, कौन सा हाइड्रोजन सबसे पहले रिलीज हो जाएगा, कौन सा हाइड्रोजन सबसे पहले रिएक्शन में एंटर करेगा, तो ये वाला, ये हो गया हमारा मोस्ट रिएक्टिव H एटम। यानी जब रिएक्शन होगी तो सबसे पहले ये भागेगा, सबसे पहले ये भागेगा। होते हैं ना क्लास में कुछ स्टूडेंट होते हैं जिनकी क्लास में बैठने की इच्छा ही नहीं होती है, ऑनलाइन क्लास की बात नहीं कर रहा हूं, वीडियो की बात नहीं कर रहा हूं, उसमें तो जिसकी इच्छा नहीं होगी टक स्विच ऑफ किया और क्लास से उसी समय बाहर। लेकिन मैं ऑफलाइन क्लासेस में क्या होता है, जब टीचर पढ़ा रहे हैं और तो जिसका पढ़ने का मन नहीं है वो बिल्कुल बैठा हुआ रहेगा और वेट कर रहा होगा कब क्लास खत्म हो, और जैसे ही सर लास्ट पॉइंट लिख रहे होंगे उस समय तक तो उसका बैग बंद हो चुका होता है और वो बिल्कुल एक्शन मोड में आ चुका होता है, और सर लिखना जैसे ही ड्रॉप करके अपना मार्कर बंद करते हैं तब तक वो स्टूडेंट क्लास से बाहर भाग चुका होता है, निकल चुका होता है, ठीक है। तो उसी तरह से ये हाइड्रोजन मोस्ट रिएक्टिव है, जैसे ही रिएक्शन मतलब हेलोजिनेशन स्टार्ट हो रहा है तो सबसे पहले ये हाइड्रोजन भाग जाएगा, यानी ये हाइड्रोजन रिएक्शन में एंटर करेगा, तो सबसे ज्यादा मेजर प्रोडक्ट ये बनेगा, ठीक है। और फिर उसके बाद ये रिएक्ट करेंगे, फिर 1 डिग्री रिएक्ट करेंगे। तो मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपको ये पूछा जाए कि कौन सा हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होगा, मेजर प्रोडक्ट निकालो, ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे वो बता रहा हूं मैं। अब देखो यहां पर ध्यान देना, एक एग्जांपल ले रहा हूं बेटा मैं। अब देखो कुछ एग्जांपल से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब जैसे यहां पर है, अब यहां पर CH3 CH2 CH3,
और Cl2। तो अब सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन करें। अब मोनो हेलोजिनेशन की बात कर रहा हूं मैं। किसकी बात कर रहा हूं बेटा? मोनो हेलोजिनेशन। तो चलो इसमें कितने मोनो हेलोजन बनेंगे, यानी या अगर हम इसमें एक बना CH3 CH2 CH2 Cl, बिल्कुल सही है। तो आप क्लोरीन ये वाला हाइड्रोजन हटाओ चाहे ये वाला हाइड्रोजन हटाओ, 1 क्लोरोप्रोपेन ही बनेगा। आपने क्या किया, यहां से हटाया तो ये बना, तो इसका नाम क्या है? यही तो है, ये दोनों एक ही तो है, 1 क्लोरोप्रोपेन, 1 2 3। ठीक है, अगर आपने यहां से हटाया तो भी क्या बनेगा? 1 क्लोरोप्रोपेन। और तो इसका मतलब यहां से हटाओ चाहे यहां से हटाओ, बात एक ही है, 1 क्लोरोप्रोपेन बनेगा। और एक ये बीच वाला, इससे जो बनेगा वो क्या बनेगा? CH3 CH Cl CH3 2 क्लोरोप्रोपेन, और बाय प्रोडक्ट HCl है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है, पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछेंगे कि जब हम N प्रोपेन का ठीक है, प्रोपेन का जब हम क्लोरीनेशन करते हैं तो मोनो हेलोजन कंपाउंड्स कितने पॉसिबल हैं? तो मोनो हेलोजन कंपाउंड्स 2 पॉसिबल हैं, केवल 2, 1 क्लोरोप्रोपेन एंड 2 क्लोरोप्रोपेन। दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा? तो मेजर प्रोडक्ट ये होगा, दिस इज मेजर। अब रीजन क्या है? रीजन ये है, मैंने क्या कहा, सबसे पहले कौन भागेगा? अब यहां पर देखो, यहां पर सबसे पहले कौन भागेगा? यहां पर तो क्लास ओवर होते ही सबसे पहले कौन भागेगा? उसी तरह से यहां पर कौन सा हाइड्रोजन सबसे पहले कार्बन को छोड़ेगा? तो ये वाले, क्योंकि ये सेकेंडरी कार्बन है। तो सेकेंडरी कार्बन की रिएक्टिविटी, भागने की रेट ज्यादा होती है किससे? प्राइमरी कार्बन से। इसीलिए अगर आपसे कोई पूछे कि प्रोपेन का जो हम मोनोक्लोरिनेशन कर रहे हैं, प्रोपेन का जो मोनोक्लोरिनेशन कर रहे हैं, तो प्रोपेन के मोनोक्लोरिनेशन से टोटल प्रोडक्ट कितने बनेंगे? तो 2। मेजर कौन सा बनेगा? तो दिस इज 2 क्लोरोप्रोपेन। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, जो बुक का ही क्वेश्चन है बेटा, जो बुक का ही क्वेश्चन है, ध्यान देना, ठीक है। CH3 CH CH3 CH2 CH3, ये है 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन या आइसोपेंट। अब क्वेश्चन है, मेरे 2 क्वेश्चन है इसको लेके। इसका जब हम क्लोरीनेशन कर रहे हैं, इसका जब हम क्लोरीनेशन करेंगे Cl2 का सनलाइट में, तो मोनोक्लोरो प्रोडक्ट, मोनोक्लोरो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट कितने बनेंगे? यानी एक बार क्लोरीन जोड़ना है, हाउ मेनी मोनोक्लोरो सब्स्टिट्यूट विल बी ऑब्टेन्ड? कितने मोनोक्लोरो सब्स्टिट्यूट बनेंगे, कितने प्रोडक्ट बनेंगे? नंबर ऑफ प्रोडक्ट, जैसे मैंने प्रोपेन में बताया 2 बनेंगे, 1 क्लोरोप्रोपेन एंड 2 क्लोरोप्रोपेन, नंबर 1। और विच वन इज मेजर? अब हो सकता है यहाँ 2 3 4 5 6 बने, तो वो सारे बनाओ और उसमें बताओ मेजर कौन सा होगा। चलो बेटा, अब ट्राई योर सेल्फ। अब वीडियो को पोस्ट कर लो बेटा, और पहले रजिस्टर के अंदर इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करो, और सॉल्व करने के बाद फिर वापस वीडियो को रीओपन करो, रीस्टार्ट करो, और फिर देखो कि सर ने कैसे किया और हमने कैसे किया, और अपना आंसर मैच करो। ये राइट तरीका होता है बेस्ट लर्निंग का। अब देखो, इसमें मैं सबसे पहले क्या करूं? पहले तो मैं क्या करूं, कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5। तो इसका बेस्ट तरीका ये है कि ना, अब सबसे पहले तो एक बार ऐसे 5 स्ट्रक्चर बना दो। कितने स्ट्रक्चर बना दो बेटा? 5 स्ट्रक्चर बना दो। फिर देख लेंगे, क्योंकि इससे क्या होगा, आप कंफर्ट हो जाओगे, आपका टाइम सेव हो जाएगा। क्योंकि ऐसा 5 बार लिख दो, 1 2 3
और वो तो देखो धीरे धीरे प्रैक्टिस होने के बाद ये भी नहीं लिखोगे आप, ये तो प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। वन टू थ्री फोर फाइव, 5 क्यों लिखे? क्योंकि 1 2 3 4 5 5 कार्बन है, इसमें 5 कार्बन है तो 5 लिख दिया। सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने एक यहां पर Cl ये हटा के यहां लगा दिया Cl, ठीक है, यानी इस कार्बन को फ्री, इस कार्बन पर Cl लगा दिया, इस कार्बन के एक हाइड्रोजन को हटा के Cl लगा दिया। अब आ जाता हूं मैं यहां पर, इस कार्बन को हटा, इस कार्बन पर एक हाइड्रोजन को हटा के Cl लगा दिया, चलो ये भी डन हो गया। इस पे भी इसके हाइड्रोजन को हटाया और एक क्लोरीन सब्स्टिट्यूट किया, ये बना। अगर मैं इसके हाइड्रोजन को हटाता हूं और क्लोरीन सब्स्टिट्यूट करता हूं तो ये बनेगा, डन। फिर उसके बाद इसका नंबर ले लेते हैं, इसका नंबर ले लेते हैं तो ये वाला हटेगा और यहां पर क्लोरीन आ जाएगा, यहां पर क्या आ जाएगा, क्लोरीन आ जाएगा, ये क्लोरीन आ गया, ठीक है। बॉन्ड टेढ़ा नहीं होता है, वो तो जगह ही नहीं है इसी, ठीक है। कुछ बच्चे पूछ लेते हैं कि सर टर्सी पे बॉन्ड टेढ़ा बनता है क्या? तो नहीं बनता है बेटा, वो तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो एनीवे अब ध्यान दो बेटा, अब मैं क्या करूं, अब इसका भी, अब इस कार्बन के हाइड्रोजन को हटाया और एक Cl2 लगा दिया, एक Cl लगा दिया बेटा। अब ये रह गया तो इसको हटाया, ये। अब हमने 5 प्रोडक्ट बना लिए, लेकिन जल्दबाजी नहीं। अब बच्चे 5 लिख देंगे, गलत हो जाएगा आंसर, क्योंकि क्या होता है कि बहुत बार 2 प्रोडक्ट सेम होते हैं। तो एक बार आप वॉच कर लो, ठीक है। तो वॉच करोगे तो आप देखोगे 1 2 3 4 5, 4 और 5 सेम प्रोडक्ट है, डिफरेंट प्रोडक्ट नहीं है। अगर मैं इसका IUPAC नेम लिखूं तो इसका नाम आ जाएगा 1 2 3 4, इसका हो जाएगा 3 मिथाइल, सॉरी 1 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन, 1 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन। अगर इसके नेम की बात करूं, Cl जहां से पास में आएगा वहीं से नंबरिंग करूंगा, इसका नाम हो जाएगा 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन, 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन। अगर इसके नेम की बात करूं तो नंबरिंग यहां से स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि अब यहां पर 1 2 3 पे आ रहा है क्लोरीन, जबकि यहां 2 पर ही आ रहा है, तो ये हो जाएगा 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो देखो तीनों के नाम अलग अलग हैं, और IUPAC नेम तो अब लिखना आते ही हैं आपको। इसका नाम लिखूं तो यहां से नंबरिंग स्टार्ट होगी 1 2 3, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा 1 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। इसका नाम लिखो तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो यहां पर क्या हो जाएगा 1 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो इसका मतलब 4th और 5th कंपाउंड डिफरेंट नहीं है, सेम है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो सेम बनेगा, इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो क्या बनेगा, इन दोनों, चाहे यहां से हटाओ चाहे यहां से हटाओ, ठीक है, कहीं से भी हटाओ तो ये दोनों आइडेंटिकल H एटम हो गए, ठीक है। तो इसमें ये जो हाइड्रोजन एटम है वो, ये 6 के 6 हाइड्रोजन एटम एक जैसे हैं, लेकिन ये 3 डिफरेंट है, क्योंकि प्रोडक्ट डिफरेंट मिला है। ये 1 डिग्री, इसमें 9 1 डिग्री है, 9 1 डिग्री H एटम है, इसमें से ये 6 एक जैसे हैं और ये 3 अलग एक जैसे हैं, ये 3 है और ये 6 है, टोटल 9 1 डिग्री है। आप कंफ्यूज मत करो, आप ऐसे समझ लो, इस तरह से 5 बना लिए। तो अब मेरे को 5th वाला हटाना पड़ेगा, तो यहां पर हमारा टोटल प्रोडक्ट कितने आ जाएंगे, टोटल प्रोडक्ट हमारे पास ये 4 आ गए, टोटल प्रोडक्ट हमारे पास क्या आ गए, 4 आ गए। तो आइसोपेंटेन से जो हमारे पास टोटल प्रोडक्ट आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं बेटा, 4 आ रहे हैं, ठीक है। और ये 4 प्रोडक्ट आ गए हमारे पास।
अब हमारा क्वेश्चन है इसमें मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, चलो बताओ मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, विच वन इज अ मेजर। तो मैंने क्या कहा, कौन सबसे पहले भागेगा, टर्सरी, ये वाला। ये एच एटम कौन सा है, ये वाला एच एटम 3 डिग्री एच एटम है, और 3 डिग्री एच एटम मोस्ट रिएक्टिव होगा, मोस्ट रिएक्टिव होता है। क्यों, बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर चले जाओ, जीओसी में चले जाओ, मैंने डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है ना। वो स्टेबिलिटी, हाइपर कंजुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट, इन कंसेप्ट मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है। तो यहां पर ये बन जाता है। लेकिन अगर वो कंसेप्ट आपके क्लियर नहीं भी है तो उससे आपको चैप्टर समझने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, खाली इस पर कुछ कुछ चीजें आपको रखनी पड़ जाएगी कि जैसे 1 डिग्री से मोर रिएक्टिव 2 डिग्री है, 2 डिग्री से रिएक्टिव 3 डिग्री है। अगर ये माइंड में आप सेट कर लोगे तो भी चैप्टर में आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, क्योंकि उस केस में बस उसका रीजन मालूम नहीं है, लेकिन कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा फिर भी। क्योंकि जैसे अभी ये क्वेश्चन हो ही गया, आपको ये मालूम, खाली ये ध्यान रखो कि सबसे पहले कौन सा हाइड्रोजन हटेगा 3 डिग्री। तो ये फ्री रेडिकल एडिशन की बात कर रहा हूं। लेकिन अगर आपको इसी तरह से कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया कि इसके जैसे बुक का एक क्वेश्चन है कि प्रोपेन के डाई हेलोजन कंपाउंड्स कितने मिलेंगे। अब प्रोपेन है, अब इसका ये बोल रहा है कि डाई हेलोजन। अब ये सारे बेटा मैं बुक के क्वेश्चन करा रहा हूं या जो बोर्ड एग्जाम्स में आए हैं उसके क्वेश्चंस करा रहा हूं। ऑर्डिनरी बहुत इजी है जिनके कंसेप्ट क्लियर है, ठीक है। तो CH3 CH2 CH3, अब इसमें पॉसिबल कंपाउंड्स कितने होंगे, डाई हेलोजन। अभी मैंने बात की थी मोनो हेलोजन, अब इसके टोटल डाई हेलोजन बना देते हैं। मोनो हेलोजन तो मैंने बना दिया, 1 क्लोरोप्रोपेन एंड 2 क्लोरोप्रोपेन। तो अब देखो, अब मेरे पास सारी पॉसिबिलिटीज निकालेंगे हम, सारी पॉसिबिलिटीज निकालते हैं। तो अब इस केस में क्या करो, आप ऐसे 3-3 बना दो। अब ये अंडरस्टूड है बेटा, हाइड्रोजन जो है वो अंडरस्टूड रखो, हाइड्रोजन तो सब पे है। अब मैं हाइड्रोजन बार बार बनाऊंगा तो टाइम खराब हो जाता है बहुत सारा। अब देखो, ठीक है, अब 2 हेलोजन बोल रहा है, तो अब क्या करो, यहां से स्टार्ट करो, 2 हेलोजन यहां लगा दो, 2 हेलोजन बीच पे लगा दो, ठीक है, फिर 2 हेलोजन यहां लगा दो। लेकिन अब क्लियर है कि फर्स्ट और थर्ड सेम है, ठीक है। इसका नाम क्या है, 1,1 डाइक्लोरोप्रोपेन, तो या भी 1,1 डाइक्लोरोप्रोपेन है। तो अब मैं हटा ही रहा हूं, बनाऊंगा नहीं, ठीक है ना। यानी यहां पर 2 क्लोरीन लगाओ चाहे यहां पर 2 क्लोरीन लगाओ, प्रोडक्ट यही बनेगा, ठीक है। बीच वाले पे लगाया, ठीक है, बीच वाले पे लगाया तो प्रोडक्ट ये बनेगा। ये तो ये दोनों हो गए जेमिनल, मैंने आपको बताया था जेम डाइहेलाइट, ये जेम डाइहेलाइट्स है। जेम डाइहेलाइट का मतलब क्या होता है, एक ही कार्बन पे 2 क्लोरीन, एक ही कार्बन पे 2 हेलोजन, ठीक है। अब अगर मैं यहां पर बात करूं तो यहां पर अब डाइहेलाइट्स की बात करूं तो डाइहेलाइट में क्या करो, ये कर लो, विसिनल, विसिनल बनेगा, एक ये और एक ये। अब देखो ये दोनों तो बेटा सेम ही है, इसका नाम क्या हो जाएगा, 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन, 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन, और इधर नंबरिंग यहां से आ जाएगी 1, 2, 3, 1, 2 डाइक्लोरोप्रोपेन। तो फिर इसको बनाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये दोनों एक जैसे बन रहे थे। और एक और बन सकता है ये वाला, तो जब नेबर कार्बन पर, दोनों नेबरिंग कार्बन पर हेलोजन एक साथ होते हैं तो इसको बोलते हैं विसिनल डाइहेलाइट्स, और ये इसका कोई स्पेसिफिक नेम नहीं। तो टोटल मिला के अगर हम प्रोपेन के डाई सब्स्टिट्यूट की बात करें, प्रोपेन लिया और प्रोपेन का क्लोरीनेशन किया और पूछ लिया कि इसके डाई सब्स्टिट्यूट कितने बनेंगे, तो इसके डाई सब्स्टिट्यूट 4 बनेंगे, 1, 2, 3, 4, 2 जेम, 1 विसिनल, ठीक है, और एक ये बन गया 1, 3, ठीक है ना। इसका नाम क्या है, 1, 2, 3, 1, 3 डाइक्लोरोप्रोपेन। अब क्या होता है, बोर्ड में तो डायरेक्ट ये पूछ लेंगे कि भाई इसके डाइहेलाइट्स बनाओ, इसके क्या बनाओ, डाइहेलाइट्स बनाओ प्रोपेन के,
तो ये बना के अपन छोड़ देंगे, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाएगा क्योंकि बहुत ऑर्डिनरी क्वेश्चन है बेटा। लेकिन अगर अब क्या करते हैं वो जेईई मेंस नीट में कंफ्यूजन करने के लिए पूछ लेते हैं कि हाउ मेनी जेमिनल या हाउ मेनी विसिनल हेलाइट्स, हाउ मेनी विसिनल हेलाइट्स कैन बी फॉर्म ड्यूरिंग हेलोजिनेशन ऑफ एन प्रोपेन। तो आंसर में फर्स्ट चॉइस आ जाएगी 4, सेकंड आ जाएगी 2, इस तरह से वो 4 चॉइस बना देगा। तो आंसर 1 ही है, एक ही बन रहा है बेटा। अब उसने क्या किया, हम तो हमारे को तो एकदम ध्यान रहता 4 है, अभी 4 है लेकिन उसने क्वेश्चन में क्या कहा, बताओ कितने विसिनल बनेंगे। तो 1 विसिनल बनेगा, 2 जेमिनल बनेंगे और 1 1-3 बनेगा। 1-3 को अल्फा गामा भी बोलते हैं, लेकिन उसको कंफ्यूज मत करो आप। अल्फा बीटा गामा होता है ना, तो अल्फा गामा मतलब 1-3। तो ये इस तरह से आपको क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, जो मैं डिस्कस कर रहा हूं बोर्ड के अंदर भी, क्योंकि बोर्ड के अंदर भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं और ऑब्जेक्टिव्स आ रहे हैं, असर्शन रीजंस आ रहे हैं। तो जब तक आप डेप्थ स्टडी नहीं करोगे तब तक इस लेवल के क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। अब मैं आगे डिस्कस कर रहा हूं, ये तो हमने ऑर्डिनरी एल्केन्स के बारे में डिस्कस किया, ये हमने ऑर्डिनरी किसके बारे में बात की है, एल्केन्स के बारे में बात की है। लेकिन अभी हाइड्रोजन तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री हाइड्रोजन होते हैं, ओके होते हैं, लेकिन उसके अलावा जो हाइड्रोजन दूसरे होते हैं वो होते हैं बेंजिलिक हाइड्रोजन, विनाइलिक हाइड्रोजन, एराइलिक हाइड्रोजन। तो इनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, पर अब क्लास काफी लॉन्ग हो जाएगी, तो मैं नेक्स्ट क्लास में अभी इसी टॉपिक को डिस्कस करूंगा, क्योंकि इसमें भी अभी बहुत कुछ है, ठीक है, जो हम डिस्कस करेंगे। पर आप देख लो, ये वाला जो टॉपिक है मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाला हूँ, द रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन फॉलोज ऑर्डर, ये हमारी नेक्स्ट क्लास का। लेकिन मैं थोड़ी सी ये इंडेक्स क्वेश्चन है 10.3, राइट स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट डाई हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ प्रोपेन, जो मैंने अभी डिस्कस कर लिया। तो अब मैं इसको नेक्स्ट क्लास में नहीं लूंगा इस क्वेश्चन को, ये हो गया बेटा। अच्छा, अब ये 10.4 इंडेक्स क्वेश्चन है, among the isomeric alkanes of molecular formula C5H12 identify the one that photochemical chlorination yield। ये क्वेश्चन आप ध्यान से रीड कर लो। ये वाला जो क्वेश्चन है ये अब आपको सोल्व करना है। मैं नेक्स्ट क्लास में इस क्वेश्चन को सोल्व कराऊंगा, लेकिन नेक्स्ट क्लास होने से आप नेक्स्ट क्लास को अटेंड करो, उससे पहले ये क्वेश्चन सोल्व कर लेना, फिर मैं कराऊंगा इसको, ठीक है। और ये वाला क्वेश्चन देखो ट्राई करके देखना, लेकिन मैं नेक्स्ट क्लास में ये सारे क्वेश्चंस डिस्कस करने वाला हूं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट, हम नेक्स्ट क्लास में आगे डिस्कस करते हैं, और ये वाले क्वेश्चन करना और कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस बुक से करना इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड।